नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने बाजीकरण चिकित्सा अध्याय का इंट्रोडक्शन तो देख लिया था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो उसका जो पाद है, मतलब कि जो फर्स्ट पाद है, संयोग शर मूल्यम बाजीकरण पाद। इसमें कौन कौन से योग है, इसका जो पहला जो कुछ कुछ इंट्रो दिया है वो कैसा है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो पाद है इसके काय के ऊपर बेस पे डिवाइड किया है, मतलब किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं हम ये देखने वाले हैं। जो सबसे पहला जो पाद है, मतलब कि जो इसके जो पाद है ना, वो इस बेस पे डिवाइड किए हैं कि वो जो ह्यूमन पे क्या इफेक्ट डालेगा, मतलब कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा। मतलब कि जो जो फर्स्ट पाद है इसका, जो कि संयोग शर मूल्य बाजीकरण पाद है, उसमें सारे ऐसे योग हैं जो कि हमारे वीर्य को बढ़ाएंगे और पुष्टि और बल प्रदान करेंगे। कौन कौन से योग है इसमें जो कि वीर्य का वर्धन करेंगे और पुष्टि और बल को बढ़ाएंगे। सारे उसमें ऐसे योग है। जो संयोग शर मूल्य बाजीकरण पाद है, इसमें सारे ऐसे योगों का वर्णन किया है जो कि हमारे वीर्य को बढ़ाएंगे और पुष्टि और बल प्रदान करेंगे। ठीक है। तो बाजीकरण का प्रयोजन क्या है, मतलब कि बाजीकरण काय के लिए है। बाजीकरण औषध पुत्र होने का आयतन है। मतलब कि बाजीकरण आयतन का मतलब क्या होता है, कारण। मतलब बाजीकरण औषध पुत्र होने का कारण है। बाजीकरण औषध जो सेवन करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। बाजीकरण औषध जो सेवन करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। देखो, चार चार क्या है, धर्म अर्थ प्रीति व यश पुत्र पर ही आश्रित है। मतलब कि धर्म अर्थ प्रीति और यश पुत्र पर आश्रित है। मतलब धर्म, मतलब कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, जैसे कि जो पिता होता है उसका पिंडदान कौन करता है, पुत्र। तो पुत्र होना आवश्यक है। एक पिंडदान जो है वो एक धर्म है ना। तो वो अगर पुत्र ही नहीं होगा तो वो पिंडदान कैसे करेगा। तो जो पुत्र होना है वो धर्म, मतलब जिसका पुत्र होता है वो धर्म पर आश्रित रहता है। मतलब वो धर्म कर सकता है जिसके पास पुत्र है। ठीक है। अर्थ, जैसे कि आपने सुना होगा बुढ़ापे का सहारा। तो जिसका पुत्र है उसके पास अर्थ भी होगा, मतलब कि अर्थ भी होगा, क्योंकि वो पैसे कमाएगा तो उसके पास पैसा भी आएगा। तो वो अर्थ आ गया। प्रीति और यश, मतलब कि यहाँ पे मैंने याद करवाने के लिए जो फोटोज लगा के रखी है, मान लो ये जो लड़की है इसका नाम प्रीति है। प्रीति और यश की भी प्राप्ति होती है। और जो लड़का है उसका नाम यश है। तो प्रीति और यश दोनों की प्राप्ति होती है इससे। प्रीति और यश मतलब कि समाज में इज्जत हो गई, मतलब कि इज्जत होगी कि इसका बेटा है, इसकी बेटी है। तो ऐसे करके इज्जत भी हो जाती है। बाजीकरण का ये प्रयोजन है। ठीक है। और पुरुषार्थ हमने सूत्र स्थान में पढ़े थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन यहाँ पे क्या है, धर्म अर्थ तो है लेकिन काम मोक्ष की जगह क्या आ गया है, प्रीति और यश। बाजीकरण में क्या आ गया है, प्रीति और यश। पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं हम। सर्व प्रधान वाजीकरण क्या है। सर्व प्रधान वाजीकरण मतलब वाजीकरण में उत्तम क्या है, सबसे बेस्ट क्या चीज़ है वाजीकरण में। तो वाजीकरणम अग्रयः च श्रेष्ठम क्षेत्रम स्त्री सा प्रहर्षिणी। मतलब कि वाजीकरण में श्रेष्ठ स्त्री है। जो प्रहर्षिणी स्त्री है वो वाजीकरण में श्रेष्ठ है। स्त्री सर्वश्रेष्ठ वाजीकरण है। स्त्री क्या है, सर्वश्रेष्ठ वाजीकर। देखो मैंने यहाँ पे एक फोटो लगा के रखा है, जो पहले एक मूवी आई थी स्त्री करके, वो स्त्री का लाना उसका डायलॉग था। ठीक है। तो ये जो स्त्री है ये वाजीकरण में श्रेष्ठ है। मैं आगे आपको ये जो इसकी जो एक्ट्रेस थी मतलब कि इससे रिलेट करके आपको बताऊंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे याद करवाना चाहता हूँ कि जो वाजीकरण में श्रेष्ठ है वो स्त्री है। ठीक है। इसके बाद क्या जाता है, जो वृश्याणाम नक्रम रेतसा। मतलब कि जो हमने इसको भी अग्रह प्रकरण में पढ़ा था कि जो वृश्य वृश्य में सबसे श्रेष्ठ क्या है, वृश्य में सबसे श्रेष्ठ है मगरमच्छ का शुक्र वृश्य में सबसे श्रेष्ठ है। वृश्याणाम नक्र रेतस। और
ये तो हमारी बॉडी पे काम करेगा, और जो हमारी मेंटल हेल्थ पे जो काम करेगा वो संकल्प है। मतलब कि इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ें बताइए। शारीरिक क्या है, जो इसका जो क्या नाम है, मगर का जो रेतस है वो हमारी बॉडी पे काम करेगा, और जो संकल्प है, संकल्प मानसिक स्टेटस पे काम करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या जाता है, वृश्चिमा स्त्री कैसी होनी चाहिए। वृश्चिमा स्त्री सुरूपा, मतलब कि सुंदर दिखनी चाहिए। मैंने यहाँ पे ये एक्ट्रेस की फ़ोटो लगा के रखी है कि ये, मतलब कि मैं आपको बस इतना याद करवाना चाहता हूँ कि ये सुंदर है, ऐसे करके, मतलब कि आपकी बस एक मेमोरी बन जाए। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा, ठीक है, कि आपकी मेमोरी बन जाए कि ये सुंदर है, सुरूपा है, यौवन अवस्था में, मतलब कि मैच्योरिटी मैच्योरिटी है, या फिर ये यंग एज में है। ठीक है, ये यंग एज की है। ठीक है, विभूषिता, मतलब कि जिसको सजने संवरने का वो है, मतलब कि शौक रहता है इनको सजने संवरने का, मतलब कि बहुत सारे आभूषण को धारण करती है। देखो जो सेकंड फोटो है उसमें उसने आभूषण धारण कर रखे, मतलब कि विभूषिता है, मतलब कि इसको मेकअप वगैरह करने का शौक है। ठीक है, वश्या, मतलब कि आदर्श, मतलब कि मानने वाली, मतलब कि आदेश को पालन करने वाली, मतलब कि किसने ऑर्डर दिया तो वो अच्छे से पालन करने वाली। ठीक है, शिक्षिता, शिक्षिता मतलब पढ़ी लिखी हो, मतलब ये देखो जो फोर्थ फोटो है इसमें वो कुछ पढ़ रही है, जो एक्ट्रेस है वो कुछ पढ़ रही है, तो ये शिक्षिता है। ठीक है, कितना आपको याद हो गया, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। सुरूपा, सुंदर दिखती है। यौवन अवस्था, मतलब कि ये यंग एज वाली है, यंग एज में है। विभूषिता, मतलब कि सुंदर दिखती, मतलब सुंदर दिखती है, आभूषण को धारण करती है, विभूषिता मेकअप वगैरह करती है, विभूषिता। वश्या, वश्या मतलब कि आदेश को पालन करती है, ये सब है इसमें। ठीक है, शिक्षिता, शिक्षिता मतलब पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ये है वैश्यमा स्त्री के लक्षण। ठीक है, इसके नेक्स्ट चलते हैं हम। संभोग के योग्य स्त्री, संभोग की योग्य स्त्री कौन सी होनी चाहिए, जो अतुल्य गोत्रीय हो, मतलब कि हमारे इसकी नहीं हो, हमारे गोत्र की ना हो। मतलब कि अगर आपकी सिबलिंग्स में ही अगर मतलब कि शादी वगैरह हो जाए तो उतने वेरिएशंस नहीं होंगे, इसलिए इसमें हमें पहले से ही आचार्यों ने पहले से ही बता दिया था कि अतुल्य गोत्रीय होनी चाहिए, मतलब कि दूसरे गोत्र की होनी चाहिए। तो ज़्यादा वेरिएशंस क्रिएट होंगे तो जो हाइब्रिड, मतलब कि जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए इसमें सबसे पहले ही बता दिया कि अतुल्य गोत्रीय होनी चाहिए, संभोग की योग्य स्त्री अतुल्य गोत्रीय होनी चाहिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्या आ जाता है, अतुल्य गोत्रीय होनी चाहिए। प्रहष्टाम, मतलब कि वृष्या होनी चाहिए, मतलब कि वृष्या होनी चाहिए, प्रहष्टाम होनी चाहिए। निर निरुपद्रवाम, निरुपद्रवाम मतलब क्या है, निरोगी होनी चाहिए, उसको कोई रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, निरोगी होनी चाहिए। शुद्ध स्तनाता, मतलब कि उसके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स वगैरह है वो प्रॉपर आने चाहिए। तो और निरामय होनी चाहिए, मतलब कि उसे कोई डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये बताया है संभोग के योग्य स्त्री में। संभोग की योग्य स्त्री में अतुल्य गोत्रीय होनी चाहिए, भ्रष्टा होनी चाहिए, वृष्या होनी चाहिए। ठीक है, शुद्ध स्तनाता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ है संभोग के योग्य स्त्री में। इसके नेक्स्ट आ जाता है निसंतान पुरुष क्यों निंदनीय है। निसंतान मतलब कि जिसको संतान वगैरह नहीं होती, वो निंदनीय क्यों है। इसकी तुलना इससे की गई है जैसे जो चित्र में बना हुआ दीपक होता है वो कोई रोशनी नहीं देता, बस वो दीपक बना रहता है पर लेकिन वो कोई रोशनी नहीं देता। चित्र चित्र दीपक तुलनीय की गई है, चित्र दीपक से तुलना की गई है, मतलब कि जो निसंतान पुरुष है उसकी तुलना चित्र में बने दीपक से की गई है। चित्र में बनाए गए दीपक से की कोई रोशनी नहीं देता है वो, मतलब कि जो चित्र में बना जो दीपक होता है वो कोई रोशनी नहीं देता, उसी प्रकार निसंतान पुरुष होता है, वो बिल्कुल कोई काम का नहीं होता। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्या है, संतानवान पुरुष प्रशंसनीय क्यों है। ये बहुत अच्छा श्लोक आया है, ये कहीं भी पूछ लेता है। निसंतान पुरुष प्रशंसनीय क्यों है। अपने जो संतानवान पुरुष है वो प्रशंसनीय क्यों है, मतलब कि जिसकी संतान है वो प्रशंसनीय है, क्यों है ये देखते हैं हम। बहुमूर्तिवान मुख हो, मतलब कि जैसे कि एक मतलब कि एक जोड़ा है उसकी बहुत सारी संतानें हैं,
तो उसके बहुत सारे काय हो गए, मतलब कि बहुत सारी मूर्तियाँ हो गई उसकी, मतलब कि बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारी मूर्तियाँ, मतलब कि एक फादर है तो उसके बेटे हैं, तो एक टाइप से वही है ना वो, कि बहुत सारी मूर्तियाँ है उसकी। ठीक है, बहु काय हो गया एक टाइप से वो। अगर बहुत सारी मूर्तियाँ है उसकी तो बहुत सारे मुख भी है। मुख भी है, देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा के रखी है, बहुमुख, बहुक्रिया। वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, मतलब कि अगर 5-6 लड़के हैं तो एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक कंस्ट्रक्शन में चले गया, एक पुलिसमैन बन गया, एक नर्स बन गई, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुक्रिया मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुचक्षु मतलब उनकी बहुत सारे आंखें हैं, वो बहुत सारे विषयों को ग्रहण कर सकते हैं, वो बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो बहुचक्षु, बहुचक्षु हो गया। बहु आत्मा, आपको ये तो पता है, हर एक जो काय है या फिर शरीर है उसमें एक आत्मा तो होती ही है। अगर बहुत सारे बच्चे हो गए तो उनकी बहुत सारी आत्मा हो जाएगी, तो बहु आत्मा व बहु प्रजा। ये देखो यहाँ पे लास्ट फोटो में मैंने बहुत सारे बच्चे दिखाए हैं, मतलब और 2 पेरेंट्स पीछे हैं, तो बहु प्रज्ञा, बहु प्रजा। ठीक है, इसके नेक्स्ट में आ जाते हैं। इसमें जो पहला योग है वो है ब्रहणी गुटिका। ब्रहणी गुटिका में क्या है? ब्रहणी गुटिका में जो सबसे पहला कंटेंट है वो शरमूल। शरमूल इसी के नाम पर इस चैप्टर का नाम पड़ा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पाठ का नाम संयोग शरमूल इसलिए भी है क्योंकि इसका फर्स्ट योग जो है वो ब्रहणी गुटिका है, और ब्रहणी गुटिका का फर्स्ट कंटेंट है वो शरमूल है। तो शरमूल है ब्रहणी गुटिका का फर्स्ट कंटेंट, इसी के नाम पर इस चैप्टर का नाम पड़ा है संयोग शरमूलीय अध्याय, शरमूलीय बाजीकरण पाद। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट कंटेंट है वो है शरमूल और इच्छू मूल, और ये कंप्लीटली हर्बल योग है। इसमें सारे प्लांट्स एक्सट्रैक्ट है, प्लांट्स के कंटेंट्स है, और काष्ठ औषधि का योग है ये। ठीक है, और इसकी विशेषताओं में क्या बताया है, ये देखो इसके नाम से तो पता ही चल रहा है, यहाँ पे ब्रहणी गुटिका है तो ब्रहण तो करेगा ही, ब्रहण के साथ साथ ये वृश्य भी है, वृश्य भी है और बल का वर्धन भी कर रहा है। ठीक है, तो वृश्य भी है, बल का वर्धन भी कर रहा है और ब्रहण भी कर रहा है। इसके कंटेंट्स में क्या क्या है, शरमूल और इच्छुमूल, शरमूल और इच्छुमूल। बस आपको इतना याद रखना, इसके कंटेंट्स में शरमूल और इच्छुमूल। और ये क्या क्या कर रहा है, वृश्य, वृश्य है, ब्रहणी गुटिका है तो ब्रहण तो करेगी ही और बल का वर्धन भी कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम बाजीकरण घृत। बाजीकरण घृत में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि बाजीकरण घृत को हमें भोजन से पहले देना है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे जो बाजीकरण घृत की जो फोटो है वो पहले लगा के रखी है, उसके बाद में भोजन की फोटो लगा के रखी है। तो बाजीकरण घृत को हमें भोजन के पूर्व देना है, भोजन के पूर्व देना है। ठीक है, हो गया इतना। नेक्स्ट आ जाते हैं 4 वृश्य अंडरस। 4 वृश्य अंडरस जो थर्ड योग है, इसमें क्या बताया, 4 वृश्य अंडरस। वो कौन कौन से है, चटक का मांस प्लस तीतर के मांस रस के साथ। ठीक है, चटक का मांस तीतर के मांस रस के साथ, तीतर का मांस मुर्गे के मांस रस के साथ। ये आप सीक्वेंस देखते जाओ, जैसे कि चटक का मांस हो गया, फिर तीतर का मांस रस आ गया, फिर तीतर का मांस आ गया, फिर मुर्गे का मांस रस आ गया, फिर मुर्गे का मांस आ गया, फिर मोर के मांस रस में। ठीक है, फिर मोर का मांस आ गया, फिर हिरन के मांस रस में। तो इसकी ट्रिक क्या बन जाती है, चट चट के खाए मांगे मोर, चट चट के खाए मांगे मोर। इसके आगे मैंने इसको और अच्छे से याद करवाने की कोशिश की है, मैंने सारी इमेजेस लगाई है इसकी, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलते हैं अपन। ये देखो, ये जो फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है आपको, ये चटक है। चटक का मांस काय के साथ खाना है, तीतर के मांस रस के साथ। ये चटक है, चटक का मांस खाना है तीतर के मांस रस के साथ। फिर क्या क्या खाना है, तीतर का मांस खाना है मुर्गे के मांस रस के साथ। ठीक है, मुर्गे के मांस रस के साथ खा लिया सेकंड वाले में। फिर मुर्गे का मांस खाना है मोर के मांस रस के साथ, मुर्गे का मांस खाना है मोर के मांस रस के साथ। फिर खाना है मोर का मांस हंस के मांस रस के साथ। ये जो फोर्थ वाला है इसमें क्या खाना है, मोर का मांस खाना है हंस के मांस रस के साथ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, चटक का मांस खाना है तीतर के मांस रस के साथ, तीतर का मांस खाना है मुर्गे के मांस रस में,
मुर्गे मुर्गे का मांस खाना है मोर के मांस रस में, फिर मोर का मांस खा लेना है आपको हंस के मांस रस में। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। 4 वृश्य अंडरस। ठीक है, बार बार आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे चौथे योग पे आते हैं। चौथा योग जो है वो वृश्य माश योग है। वृश्य माश योग। वृश्य माश योग। माश मतलब आपको पता होगा दाल होती है, और उसका योग इसमें कुछ नहीं बताया है। सबसे पहले हमको क्या करना है, घृत मिश्री शाटी के भात में उड़द की दाल में मिलाकर खाकर फिर दूध को पिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें घृत को मिलाना है शाटी के भात में। घृत मिला दिया अपने शाटी के भात में। भात मतलब कुछ नहीं है, चावल ये। शाटी का चावल मतलब चावल ये। उसमें अपन ने घी को मिला दिया बढ़िया से। चावल में घी को मिला दिया, उसमें अपन ने फिर उड़द की दाल मिलाई। ये याद रखना है आपको, यहाँ पे उड़द की दाल मिलाना है। उड़द की दाल गुरु होती है, उड़द की दाल मिला देना है इसको। इसका अपन को सेवन कर लेना है। मतलब कि चावल दाल चावल का सेवन कर लेना है जिसमें कि घी मिला हो। दाल चावल का सेवन कर लेना है जिसमें कि घी मिला हो। ठीक है, इतना खा लिया। इसके बाद में हमें दूध का सेवन कर लेना है। इसके बाद में हमें दूध को पिला लेना है। यही है वृश्य माश योग। वृश्य माश योग में क्या है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। इसमें क्या करना है, सबसे पहले चावल में घी मिला देना है। चावल में घी मिला दिया, उसके अंदर आपको दाल दाल मिला दी, उड़द की दाल मिला दी। उसके अंदर आपने मतलब कि उड़द की दाल मिला दी, उसको खा लिया आपने। उसके बाद आपको दूध पिला देना है। यही हो गया वृश्य माश योग। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला योग है, जो कि 5वां योग है, वो है 4 वृश्य अंडरस। 4 वृश्य अंडरस मतलब कि किन किन के अंडे का रस आप सेवन कर सकते हैं जो कि वृश्य होते हैं। तो 4 वृश्य कौन कौन से अंडे होते हैं। पहला है मत्स्य अंडरस, मतलब मछली के अंडे का रस। मछली के अंडे मान सकते हैं। ठीक है, मछली के अंडे मछली के अंडे का रस। हंस अंड रस, मतलब कि जो हंस अंड रस, मैंने देखो यहाँ पे फोटो भी लगा के रखी, हंस अंड रस। मुर्गे का अंडा रस, मुर्गे का अंडा रस और मोर का अंडा रस। ये 4 अंडा रस है जो कि वृश्य होते हैं। मत्स्य अंडा रस, हंस का अंडा रस, मुर्गे का अंडा रस और मोर का अंडा रस। मत्स्य, हंस, मुर्गा और मोर। ठीक है, धन्यवाद। बस इसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका। थैंक यू।